सो स्टूडेंट, स्वागत है फिर मेरी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिसने भी उसको पहला चैप्टर नहीं देखा वो जाके वहाँ से देख सकता है। तो अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए। In 1922 महात्मा गांधी पुट फॉरवर्ड अ थॉट इंडियन ओन्स। ठीक है। सबसे पहला, अब देखो, सबसे पहला जो सवाल आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में किसने सोचा होगा, सबसे पहले आइडिया किसने दिया होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे। ठीक है। देखो, 1922 में सबसे पहले जो थॉट था, मतलब जो सोचा था सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा भारत का भी एक अपना, वो हमारे महात्मा गांधी जी ने सोचा था। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1922 में सबसे पहले सोचा था। फिर इन 1934 द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन राव फर्स्ट टाइम। ठीक है। मतलब कि 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का संगठन करना, इसका जो आइडिया रखा गया था वो एम एन राव के द्वारा रखा गया था कि हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो क्या करेगी, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगी और उसमें से कुछ पॉइंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए उसमें से कलेक्ट कर लेगी। तो इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। तो ये जो आइडिया दिया था वो दिया था हमारे एम एन राव जी ने। ठीक है। उसके बाद इन 1935 INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी थी। पहले जब कांग्रेस पार्टी है ना, जो भी पहले तो उसका सबसे पहले जो इनिशियली नाम था, जो ओरिजिनल नाम था उसका यही था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की सबसे पहली पार्टी थी। ये ध्यान रखना, सबसे पहली पार्टी भारत की कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और दूसरी थी मुस्लिम लीग, लेकिन वो अलग ही थी, वो जो पाकिस्तान में बट के चली गई थी। ठीक है। तो इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और फिर 1935 में पहली बार 1935 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग हुई। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग उठी कि भाई हम अपने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग उठाई गई, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है। चलो। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइड मेंबर्स ओनली इंडियंस। मतलब कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से क्या बोला कि जो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम, उसमें खाली कौन होंगे, उसमें खाली इंडियंस होंगे। ठीक है। उसमें कोई भी बाहर का कोई भी इंसान इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए इसमें सभी तबकों के लोगों को जगह दी जाएगी और सभी एक समान होंगे, और उसमें खाली इंडियंस ही होंगे। ठीक है। कोई भी बाहर से ब्रिटिश वगैरह कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता अपना, सारे के सारे जो भी होंगे वो इंडियंस मेंबर्स होंगे, वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है। ये किसने बोला था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ठीक है। 1938 में। बस ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था। जवाहरलाल नेहरू जी ये बोला था कि उसमें खाली इंडियंस मेंबर होंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। ओके। चलो। अब देखो, एक अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर पता है क्या होता है किसी को? अगर किसी को पता है तो मुझे बताना कमेंट में। ठीक है। तो अगस्त ऑफर मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगस्त ऑफर इन 1940 बाय VOI, मतलब अच्छा, पिछली वीडियो में बताया था मैंने VOI क्या है। VOI मतलब वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अगस्त ऑफर आया था, इसका मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। अगस्त ऑफर इन 1940 बाय वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिथिंगो। ठीक है। 1940 के टाइम्स पे, मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली थी, लगभग 7 साल पहले इंडिपेंडेंस से, तो जो वाइसरॉय थे इंडिया के, क्योंकि जब उस टाइम तो ब्रिटिश के अंदर ही था हमारा, भले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम इस टाइम तक छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अभी भी ये ब्रिटिश के अंदर ही चल रहा था। ठीक है। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम के लॉर्ड लिथिंगो। उन्होंने एक ऑफ़र दिया इंडियंस को, क्या, ठीक है, उन्होंने एक ऑफ़र दिया इंडियंस को एट शिमला दैट दे हेल्प टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी उसमें जो ब्रिटेन था वो पार्टिसिपेट कर रहा था,
मतलब दूसरे देशों से लड़ रहा था, ठीक है। तो इस एक अगस्त ऑफर आया था इसी के टाइम पर। तो इसमें क्या बोला गया, देखो मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ बेसिकली क्या है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे थोड़ा फोर्स कम पड़ रही है, तो उन्होंने वॉर के टाइम पर इंडियंस का भी वहाँ पर नाम दे दिया, विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट विद इंडियंस, मतलब इंडियंस से पूछे बिना, किसी को बताया नहीं, वॉर में हमारा नाम दे दिया कि इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इंडियंस को पता चला तो इंडियंस तो उसके खिलाफ़ हो गए, ठीक है। अब जब खिलाफ़ हो गए तो जब वहाँ से ये लॉर्ड लिथिंगो थे, ये आए वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला कि हम तो इसमें इंडियंस ने बोला कि हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये बोलते हैं कि आपका तो नाम हमने दे दिया है, ठीक है। तो बोलते हैं हम तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आपने किससे पूछ के हमारा नाम दे दिया उसमें, ठीक है। तो फिर ये एक अगस्त ऑफर लेके आते हैं इंडियंस के लिए, बोलते हैं कि अगर तुम वॉर में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, एक तुम्हें ऑफर प्रोवाइड करते हैं, क्या, दैट दे हेल्प टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो ये एक ऑफ़र था, ठीक है। तो जिसने फिर इंडियंस ने भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ओके। 1942 में सर स्टेफर्ड क्लिप्स, अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल, ठीक है। अब देखो ये कब का टाइम है, 1942 का, 1942 का टाइम है। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अ कैबिनेट मेंबर्स इन ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू इंडिया। तो जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे ये कैबिनेट के मेंबर समझते हो ना, जो ब्रिटिश क्राउन है उसके पास अपने मेंबर्स होते हैं, जैसे बोलते हैं ना काउंसिल मेंबर, तो ऐसे कैबिनेट मेंबर थे जिनके पास हर एक के पास एक डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, जैसे एजुकेशन किसी के पास, ट्रांसपोर्ट अलग किसी के पास, रोडवे अलग किसी के पास, ठीक है। तो ये होता है। तो ये उसी कैबिनेट के एक मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू इंडिया। तो ये इंडिया आए, भारत में आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके। इन्होंने एक प्रपोजल दिया हमें, एक तो ये सफ़र हो गया, एक प्रपोजल भी लेके आए। क्या बोला उन्होंने, ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बट रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग बिकॉज दे वांटेड टू डिवाइड द इंडिया एंड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे लिए प्रपोजल तो लेके आए कि भैया चलो अब आपका हम वो बनवाते हैं, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाते हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, चलो वो तो उनके फेवर में थी, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये प्रपोजल जो था ये मुस्लिम लीग के द्वारा मना कर दिया गया कि भाई साहब हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों, अच्छा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक अपनी अलग स्टेट चाहिए थी, मतलब कि उन्हें एक पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है। पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए उन्होंने वहाँ से बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, तो उसके साथ नहीं बने। और लेकिन जो इसका प्रपोजल था वो दोनों पार्टीज़ को एक साथ लाना ही था, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, इन्होंने इसका प्रपोजल नहीं लिया फिर मुस्लिम लीग, बिकॉज दे वांटेड टू डिवाइड द इंडिया इनटू, पहली बात तो भारत को दो हिस्सों में बांटना चाहते थे, मतलब मुस्लिम अलग ही हिस्सा चाहते थे भाई, वो किसी के साथ रुकना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। और और अलग अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहते थे कि भाई आप इनकी तो अलग बनाओ और हमारी अलग बनाओ, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। चलो फिर देखते आगे क्या हुआ। इन जुलाई 1945 गवर्नमेंट चेंज इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी नाउ इन पावर, पीएम क्लेमेंट एटली, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड। देखो अब क्या हुआ, 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गई। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गई तो वहाँ के जो पीएम थे वो चेंज हो गए, ठीक है। अब जो ब्रिटेन में जो रूल आया वो किसका रूल आया, लेबर पार्टी का, ठीक है। ब्रिटेन में एक बार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है, उसके ऊपर दो हाउस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। जैसे अपर हाउस को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा। ऐसे ही ब्रिटेन में अपर हाउस को क्या बोलते हैं, लॉर्ड, क्या बोलते हैं, लॉर्ड हाउस, ठीक है। और जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं लेबर हाउस, ठीक है। लॉर्ड हाउस और लेबर हाउस बोलते हैं ब्रिटेन में पार्लियामेंट को, ठीक है। तो ये मैंने खाली लॉन्च की बता दिया आपको, वैसे कहीं काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी एग्जाम्पल लिखते हुए काम आ जाता है, ठीक है। इन जुलाई 1945, देखो ये क्या बोल रहा है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो ब्रिटेन में सरकार बदल गई, और जब बदल गई सरकार तो वहाँ पे किसकी पार्टी आई, वही लेबर पार्टी, ठीक है। नाउ पावर पीएम, अब वहाँ के जो पीएम बने वो बने क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली वहाँ के पीएम बने, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गई। आपको पता है कब खत्म हुई थी, ये डेट याद रखना कब खत्म हुई थी, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई थी, ठीक है। अब पावर्स टू इंडिया, अब जो ब्रिटेन थे
उन्होंने पहले ही क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिया छोड़ के चलाएंगे इस डेट तक। मुझे कमेंट में बताना कि किस डेट तक उन्होंने बोला था कि इंडिया छोड़ के चले जाएंगे हम, कमेंट में चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है। तो जितनी पावर्स थी वो वापस कब किसके बाद आने लगी, इंडिया के पास। अब इंडिया अपनी पावर्स को खुद जाने और खुद कंट्रोल करे अपनी देश को, कैसे चलाना है कैसे नहीं, ठीक है। इन मार्च 1946 ही सेंड ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में 3 लोगों को भेजा, 3 लोगों के ग्रुप में भेजा, जिसमें कौन कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स एंड एल्बर्ट वेक्टर अलेक्जेंडर। इन्हें एवी अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना कि कौन से 3 लोगों का ग्रुप था जो यहाँ पे इंडिया में आए थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और ये किस लिए आए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवाने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था अगस्त ऑफर में कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हम आपकी मदद करेंगे अगर आप हमारा साथ दोगे तो, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पर आए थे। सर पैथिक लॉरेंस एक मेंबर थे, फर्स्ट मेंबर। दूसरे मेंबर आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे मेंबर थे आपके एल्बर्ट वेक्टर अलेक्जेंडर, जिन्हें एवी अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल 3 वर कैबिनेट मिनिस्टर, और ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर थे, किस टाइम के, 1946 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर कैबिनेट मिनिस्टर थे ये, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और इसलिए इन्हें क्या बोला गया, जो 3 लोगों का ग्रुप आया कैबिनेट मिशन इसे बोला गया, ठीक है। ध्यान रखना इसे क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन। क्यों बोला गया, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर थे तीनों के तीनों। अच्छा देखो, अब इसमें देखो जो पैथरिक लॉरेंस थे ये कौन थे, एसओएस ऑफ इंडिया, मतलब एसओएस की मुझे यहाँ पे फुल फॉर्म बताना, मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। एसओएस ऑफ इंडिया थे, और चलो मैं बता ही देता हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड, वहाँ के ट्रेड के मतलब सबसे बड़े मोनोपॉली थी इनकी ट्रेड में, तो ये समझ सकते हो ब्रिटेन में इनकी ट्रेड की मोनोपॉली थी स्टैफोर्ड क्रिप्स की, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी, इसका मैंने पीछे भी आपको जिक्र करा है, ठीक है। तो ये अब भारत में आया, देखो उन्होंने क्या करा वो बताता हूँ मैं आपको। अब देखते हैं टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो हमने ये तो बात हो गई कि भाई अगस्त ऑफर में मिल गया हमें, अब प्रपोजल मिल गया, हमने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जो प्रपोजल आया था, ड्राफ्ट प्रपोजल आया था, उसे हमने ठुकरा दिया। क्यों, क्योंकि उस मुस्लिम लीग ने भारत को डिवाइड करने के लिए कहा कि मुझे भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए भारत से अलग, ठीक है। तो इन्हें पाकिस्तान को अलग काट के दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कैसे फॉर्म करी, उसमें क्या क्या हमने काम करे, कितने कितने सीट्स आई, वो सब हम इसमें देखेंगे। हेयर, अच्छा अभी आप जो नोट में फ़ोटो देखते हो ना, नोट में किसकी फ़ोटो होती है, गांधी जी की फ़ोटो होती है नोट में, ठीक है। और तो जो वो गांधी जी की फ़ोटो वो कहाँ से ली गई है, तो जो गांधी जी की फ़ोटो है वो एक तरह से वो बोल सकते हैं हम क्रॉप करी गई है, वो क्रॉप करी गई है आपकी किसके साथ से, क्योंकि वो फ़ोटो गांधी जी की जो ली गई है वो गांधी जी बैठे थे पैथिक लॉरेंस के साथ, ठीक है। तो उन दोनों की एक साथ फ़ोटो ली गई थी, लेकिन जब गांधी जी की ऐसी कोई प्रॉपर फ़ोटो मिली नहीं तो उन्होंने क्या करा, जो पैथिक लॉरेंस के साथ थी गांधी जी की फ़ोटो उसी को क्रॉप करके नोट पे प्रिंट कर दिया, तो वही फ़ोटो आप सब नोट पे देखते हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि किसके साथ की फ़ोटो है, वो पैथिक लॉरेंस के साथ की फ़ोटो है, एंड दैट फ़ोटो इज़ यूज इन नोट्स, ठीक है, वही हम नोट्स में इस्तेमाल करते हैं। चलो अब देखेंगे कितने टोटल मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्या क्या था सारा अब यहाँ पे बताएंगे। देखो टोटल मेंबर जो थे ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, टोटल मेंबर थे हमारी इसमें 389, कितने मेंबर थे, 389 सीट्स थी, ठीक है। 389 सीट्स थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को जो सीट दी गई वो थी 296। 296 समझते हो, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया कौन सा बोल रहा हूँ मैं, किसी को समझ नहीं आएगा फिर मैं बता देता हूँ। देखो ब्रिटिश इंडिया वो है जैसे कि हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो ब्रिटिश के अंडर थी। कुछ मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे 2 स्टेट थी, कौन कौन सी, एक तो प्रिंसली स्टेट जो राज्य रजवाड़े हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, और एक है ब्रिटिश स्टेट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी, जैसे कि बॉम्बे मद्रास है ना, और बॉम्बे मद्रास बहुत सारी ऐसी स्टेट थी, ठीक है,
लगभग 28 स्टेट उनके लगभग उनके पास थी। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स दी गई वो दी गई 296। टोटल सीट्स थी हमारे पास 389, जिसमें से 296 आपको ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई। ठीक है, और ये जो सीट्स दी गई ना, ये पॉपुलेशन के हिसाब से दी गई। पॉपुलेशन जिसमें जो रेशियो हो प्रोपोर्शन का पॉपुलेशन में वो सेम हो सभी स्टेट्स का। डिवाइडेड इन द कम्युनिटीज़ मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। और ये सारी मतलब डिवाइड करके दी गई कम्युनिटीज़ के हिसाब से। और जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट को दी गई 93 सीट्स। इस अच्छा, ये जो सीट्स है ये किसकी बता रहा हूँ मैं, किस चीज़ की सीट्स हैं ये? हाँ, किसी को पता है किस चीज़ की सीट्स हैं ये? देखो ये जो सीट्स हैं ना, ये सीट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, इतने मेंबर्स थे। ठीक है, ये सीट्स हैं कि कितने मेंबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस टाइम पे, उस टाइम पे कितने थे। तो देखो, तो इतनी सीट्स थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के जो एरिया है उसमें से इतने लोग आएंगे, मतलब 296 इतने में से आएंगे, इलेक्ट होके आ जाओ, चाहे कैसे नॉमिनेट होके आ जाओ, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आए थे। तो 296 हमारे ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स में से आए थे, और 93 हमारे प्रिंसिपल स्टेट को दी गई। भाई इन्हें भी दे दी गई, आपकी मर्जी है आओ, आपको आना है आओ, आपको नहीं आना मत आओ, लेकिन सीट्स आपकी हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो ब्रिटिश इंडिया है इसे दो भाग में और डिवाइड कर दिया गया, 296 सीट्स को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो है, देखो, एक तो गवर्नर, 11 गवर्नर प्रोविंस स्टेट। ठीक है, गवर्नर, ये गवर्नर प्रोविंस स्टेट थी, जहाँ जहाँ के गवर्नर थे अलग अलग स्टेट्स के ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये जो इंडिया में मतलब थोड़ा हाई रैंक पोजीशन के लिए गवर्नर को दी गई थी ना जगह, तो वहाँ से 292 सीट्स दे दी गई कि वहाँ से 292 मेंबर्स आएंगे, और बाकी के चीफ कमीशन प्रोविंसेस, जैसे आप सेंट्रल भी बोल सकते हो एक तरह से, जहाँ पे मतलब चीफ समझ लो इन्हें। ठीक है, 4 सीट्स इसे दे दी गई चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, और 292 दे दी गई गवर्नर प्रोविंस स्टेट को। ठीक है, ये याद रखना। अब जब सीट्स अलॉट हो गई, अब देखेंगे ये सीट्स बनी कैसे, मतलब कि सीट्स ये अलॉट तो हो गई, अब ये भरी कैसे जाएंगी सीट्स, अभी ये देखेंगे हम। ठीक है, चलो, सीट्स अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट सीट फॉर एवरी मिलियंस पॉपुलेशन, मतलब कि 1 सीट, एक सीट जो दी गई ना, एक सीट दी गई आपकी 1 मिलियन को, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन को दी गई एक सीट, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन के एरिया में एक सीट दे दी गई। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने सीट्स को बांटा, क्लासिफाइड करा। ठीक है, सभी में। तो ये बात हो गई। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जितने भी ये मेंबर्स थे, जितने भी ये मेंबर्स थे, कौन सा, ब्रिटिश इंडिया के, जितने भी ये ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, ये सारे कैसे इलेक्ट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। जितने भी स्टेट या फिर प्रोविंशियल स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हो आप। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ब्रिटिश के टाइम की जो प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, मैंने पढ़ाया था ना आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल मतलब बेस बोलेंगे हम, स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स, और ये होता है सेंट्रल, सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स, ब्रिटिश स्टेट्स उस टाइम की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश स्टेट्स के उस टाइम के, वो इलेक्ट करेंगे। उस टाइम में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, कौन करेंगे इलेक्शन, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव स्टेट्स के मेंबर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव स्टेट के मेंबर्स करेंगे, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं वो सिलेक्ट हो सके। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए इन मेंबर्स ने वो करा था, वोटिंग, मतलब इलेक्ट करे थे मेंबर्स के कौन कौन आएगा इस असेंबली में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और देखो भाई, प्रिंसली स्टेट वाले तो पहले ही नहीं आना चाह रहे थे। क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपना शाही रॉयल क्यों छोड़ेंगे, उन्हें इतना सुख सुविधा वहाँ पे मिल रही है अपने स्टेट में, अगर वो उसमें मिल जाएंगे तो उनके पास उनकी पावर चली जाएगी, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी इन्हें क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट को, इन्हें ये बोला गया कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टेट में से, अपनी स्टेट में से बंदों को नॉमिनेट कर दो। हमने जितनी भी आपको सीट्स अलॉट की हैं उतनी सीट्स पे कोई भी किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और हम उन्हें आपको मतलब उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्हें एक मेंबर बना देंगे। ठीक है, ये ना बोल दिया गया। चलो फिर क्या हुआ, 10 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज पार्टी इलेक्टेड। और इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, वो कुछ तो इलेक्टेड है, ठीक है, और कुछ क्या नॉमिनेटेड है।
पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड। अब जो ये इलेक्शन हुए थे इसके वो कब हुए थे? हुए थे जुलाई से अगस्त में 1946 में। ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के लिए जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स वॉज हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ये याद रखना, जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में हुए थे। अब जो प्रिंसिपल स्टेट थे इन्होंने तो भाई कोई भी नॉमिनेट करानी, ठीक है, अभी तो उन्होंने टेक पार्ट करानी, किसी को भी नहीं भेजा, चलो ठीक है। अब देखो, अब जो इलेक्शन हुए तो उसमें किस किस को कितने वोट मिले वो देखते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मतलब जीती उन्होंने। उस टाइम पे कांग्रेस का बड़ा नाम था, ठीक है, सबको इस पर फेथ था, सबको विश्वास था, ठीक है। और जो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग को मिली यहाँ पे खाली 73 सीट से जीत पाई है। फिर स्मॉल एंड द इंडिपेंडेंट ग्रुप, अब जो कुछ लोग ऐसे थे कि भैया अपना आप ही खड़े हो गए अपने सीट से और वहाँ से वो जीत गए, तो ऐसी 15 सीट थी जो इंडिपेंडेंट थे, जो खुद ही खड़े हुए खुद जीत गए, किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, अपना आप खड़े हो जीत गए, ठीक है। तो कौन, देखो ये याद रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली, ठीक है, और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन्हें 15 सीट्स मिली, याद रखना, 208, 73 और 15। अब मुस्लिम लीग को जब इतनी कम सीट मिली, चलो आगे देखते हैं। अब जो 93 सीट्स थी प्रिंसिपल स्टेट की, ठीक है, जो 93 सीट्स थी प्रिंसिपल स्टेट्स की वर नॉट फिल्ड, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्यों नहीं फिल्ड हुई थी, बिकॉज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, क्यों क्यों रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से दूर? क्यों उन्होंने मना कर दिया भाई हम तो नहीं लेंगे इसमें पार्ट? क्यों नहीं लेंगे बताओ? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी पावर छीन ली जाए, उनकी तानाशाही उनसे छीन ली जाए, उनकी जो उनका रॉयल रहना सहना है उनसे वो छीन जाए। क्योंकि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी इंडिया की ही एक स्टेट्स बन जाएंगे, प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है। तो इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे कि भैया हम तो अलग ही रहेंगे, ना हम आपके साथ जा रहे ना हम किसी के साथ जा रहे, हम तो अपना अलग ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। तो 93 जो सीट्स थी वो हमारी एम्प्टी रह गई, ठीक है, वो प्रिंसिपल स्टेट को दी हुई थी और उसमें कोई आया ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारे आईएनसी थे, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सभी मेंबर्स को, ठीक है, हर तबके के लोगों को पार्टी में जगह दी। देखो कौन कौन से मेंबर्स थे वो देख लेते हैं एक बार हम। इंडियन सोसाइटी के हर मेंबर्स को, देखो हिंदूज़ को जगह दी, उसमें मुस्लिम्स को जगह दी, सिख्स को जगह दी, पर्सिस को जगह दी, एंग्लो इंडियंस, पिछले लास्ट वीडियो मैंने बताया था एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। एंग्लो इंडियंस होते हैं ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करते हैं या फिर इंग्लिश कल्चर को जो फॉलो करते हैं, प्लस इंडियन कल्चर को जो फॉलो करते हैं, उनसे मिलके बनता है हमारे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। और इंडियन क्रिश्चियंस, भारत में जो क्रिश्चियंस थे, ठीक है, और एससीज मतलब कि छोटे तबके के लोग, एससीज, एसटीज और वुमेन, सबको इक्वल सीट्स यहाँ पे दी गई, ठीक है, मतलब इक्वल सबको सीट दी गई, सबको जगह दी। कि क्यों दी गई? अच्छा, क्यों दी गई सबको सीट? सबको क्यों दी गई बताओ? जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हर छोटे से छोटे इंसान की बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक पहुँचे और उसका समाधान निकाल सकें। देखो समझ सकते हो? तो इसलिए यहाँ पर हर किसी को सीट्स दी गई कि वो अपने अपने कास्ट को, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और आइडियाज़ क्या क्या है। तो इसलिए हर किसी को यहाँ पर जगह दी गई। चलो, द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एट दैट टाइम एक्सेप्ट महात्मा गांधी। उस असेंबली में हर किसी को जगह दी गई, ठीक है, हर कोई उस टाइम को, जैसे जितने भी नामी लोग थे, नेहरू जी हो गए, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर जो बचे हुए थे वो हो गए, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा। कि भाई साहब, अच्छा क्यों नहीं करा बताओ? महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई साहब मैं तो खाली इस देश की आज़ादी चाहता हूँ, मैं किसी पावर्स में नहीं आना चाहता, अगर मैं पावर्स में आऊँगा तो मैं भी लालसा में फंस जाऊँगा, इसलिए उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है, मतलब उसमें पार्टी नहीं लिया। और इसलिए सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स बन गए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, इसलिए वो बने ही नहीं वहाँ के मेंबर, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई,
कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस कितने वोटों से जीती थी मुझे बताना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने वोटों से जीती थी? 208। ठीक है, 208 वोटों से जीती थी, तो उनकी असेंबली बन गई। उसमें सारे तबके के लोगों को सीट्स दी गई, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, पर्सियस हो, एंग्लो इंडियंस हो, ठीक है, क्रिश्चियन हो, SC ST वुमेन, सभी को जगह दी गई। ठीक है, अब बात होती है कि पहली मीटिंग कब हुई। पहली मीटिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, हेल्ड ऑन, डेट याद रखना कि पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई। ठीक है, ओनली 211 मेंबर, और उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे? 211 मेंबर्स अटेंडेड। उसमें टोटल मेंबर्स, अच्छा टोटल मेंबर्स अभी भी मैंने बताया था आपको कि कितनी सीट्स थी टोटल हमारे पास। तो कितनी सीट्स थी हमारे पास? टोटल सीट थी 389, जिसमें से खाली कितने लोगों ने अटेंड करा खाली, जिसमें से 211 लोगों ने सब पहली मीटिंग को अटेंड करा था। ठीक है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट कर दिया था कि भाई साहब हम तो अब तो हम रहेंगे ही नहीं, हम तो इंडिया के साथ रहेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। तो उनकी सीट्स आप माइनस कर दो, फिर वो हम पाकिस्तान चले गए तो वो बंटवारा हो गया, तो वो अलग बात है, वो बाद में बताऊंगा आपको अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वो आप ये समझो कि उसमें पहले दिन खाली 211 मेंबर्स ने ही अटेंड करी थी ये। चलो अब देखो उसमें कौन कौन क्या क्या था। डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो शुरू में डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। डॉक्टर, ये नाम याद रखना, पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस ओल्डेस्ट। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया? अच्छा, इन्हें क्यों बनाया गया? क्योंकि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सबसे ओल्डर, या फिर बोल सकते हैं ना सबसे बुजुर्ग, तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। फ्रेंच प्रैक्टिस मतलब कि फ्रेंच में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा इंसान होता है ना, वो देखते हैं कि भाई अगर हम इलेक्शन नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे सीनियर मोस्ट है, उसे हम एक हायर पोस्ट दे देते हैं। तो हमने फ्रेंच प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके एक ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया, मतलब कुछ टाइम के लिए। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये फ्रेंच प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके। अब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, और पहली बार जो पहले प्रेसिडेंट बने वो बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहले प्रेसिडेंट बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिमिलरली 2 वाइस प्रेसिडेंट, और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। कौन कौन? सबसे पहले थे हमारे HC मुखर्जी एंड द VT कृष्णमाचार्य। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये नाम मेरा याद रखना कि जो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बने वो हमारे सच्चिदानंदा सिन्हा, और जो हमारे परमानेंट बोल सकते हैं, मतलब जितना भी टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है प्रेसिडेंट का मुझे बताना? 5 ईयर होता है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, तो 5 ईयर जो पहली बार परमानेंट बने, मतलब 5 टाइम के लिए जितना भी टेन्योर होता है इनका, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, और टेम्पररी जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और जो 2 वाइस प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट टाइम जो 2 वाइस प्रेसिडेंट बने वो बने हमारे HC मुखर्जी एक, दूसरे VT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो क्या हुआ, मुस्लिम लीग डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन। इस टाइम बड़े मारकाट हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 19 अगस्त 1946, बड़ी मारकाट हुई थी। उसके बाद तो फिर ये यहाँ पे रही नहीं, हिंदू मुस्लिम छिड़ गई थी, बोलते हैं ना जो गदर पिक्चर, तो वैसा ही सीन हुआ था यहाँ पे। जो गदर पिक्चर आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसा ही सीन। बाय मोहम्मद जिन्ना, जो मोहम्मद जिन्ना जो इसके लीडर थे, मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर थे हमारे मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। जैसे ये डिक्लेयर हुआ, सारे मुस्लिम विद्रोह पे उतर आए। ठीक है, विद्रोह पे उतर आए कि ऐसा तो हमें मिलेगा, तो उन्होंने शुरू कर दिया मारकाट। ठीक है, तो ये इन्होंने करा। उसके बाद आपको पता ही है क्या क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब देखें क्या क्या कारण था भाई, क्यों बनाई ये। ठीक है, ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या? अच्छा, आपने वो देखा है प्रियम्बल हमारा? जिसने देखा है मुझे बताना किस किसने देखा है प्रियम्बल हमारा, और उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं ना प्रियम्बल के, वो इसी से लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से।
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले मुझे बताओ होता क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है कि हम क्या ऐसे कीवर्ड है जिन पर हम ध्यान देंगे, किन्हें किन्हें ध्यान में रख के हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारी खाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने हैं। ठीक है, तो उस अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऐसा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिन्हें हम ध्यान देंगे, वो अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे। और इससे ही रिफ्लेक्ट होके, इसी से ही रिफ्लेक्ट होके हमारा प्रियम्बल भी बना है। और प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हर साल क्वेश्चन तो आता ही रहता है, एक दो तो टपक ही जाता है हर साल। ठीक है, तो उसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखो। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन असेंबली। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड द फिलॉसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। मतलब वही कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस किस पे वो डिपेंड करेगा, क्या क्या होना चाहिए उसमें, उसी की बात हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला होगा इंडिपेंडेंट सोल एंड मीन्स। ठीक है, सबसे पहले बोला कि इंडिपेंडेंट सोल में होना चाहिए, मतलब कि नो इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन पार्टीज़, कि भाई बाहर से तो कोई भी नहीं आना चाहिए भाई। जो भी इसके अंदर होगा, जो भी कुछ होगा, जितना भी फैसला होगा, वो सारे के सारे कौन करेंगे, हमारे इंडियंस लोग, हमारे देश के नागरिक ही करेंगे, हमारे इंडियन सिटीज़न ही करेंगे। ठीक है, कोई भी बाहर से इंटरफेयर किसी का नहीं होगा यहाँ पे, पहले ये बोला गया। ठीक है, और ये क्या बोला गया, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। हमारी जो कंट्री होगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे जो देश को चलाने का तरीका होगा, वो कैसा होगा, रिपब्लिक होगा। मतलब कि जो हेड होगा स्टेट का, हमारे देश का जो जो हेड होगा वो इलेक्ट होकर आएगा, ना कि किसी ने हमने बस ऐसे बिठा दिया और वो हमारे सर पे बैठ गया ना, वो हम इलेक्ट करके लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया। और देखते हैं and make its own constitution for the future governors। और आगे सरकार को हमें कैसे चलाना है उसके लिए हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, हम किसी दूसरे का नहीं चलाएंगे। जैसे अभी ब्रिटेन हमारे ऊपर बैठा के राज कर रहा था, तो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाएंगे। ठीक है, हम एक अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, उसमें हम अपने ही रूल बनाएंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम अपने देश को चलाएंगे, फ्यूचर गवर्नेंस को चलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ऑल अदर टेरिटरीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर कंबाइंड एंड फॉर्म यूनियन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, मतलब ब्रिटिश जितनी बार ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी ना, उन्हें ये बोल रहे हैं कि जितनी भी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस है, और जितनी भी जो बाहर के इस तरफ से जो जितनी भी टेरिटरीज है, जैसे कि भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, ये इनकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया टेरिटरीज। ठीक है, आर कंबाइंड एंड फॉर्म यूनियन, ये हमारे साथ आ सकती हैं अगर ये चाहें तो। ठीक है, हम इन्हें अपने देश में मिला लेंगे, अगर आप चाहें तो आ सकती हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, current states boundary will be changed or reorganized after the discussion in constitution assembly and have their own powers and cannot interfere the powers of the center or union। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जितनी भी अभी स्टेट्स हैं करंट में, जो स्टार्टिंग में जो हमारी स्टेट्स थी ना, टोटल जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो टोटल जो हमारी स्टेट्स थी, मैं बता देता हूँ आपको, 16 स्टेट्स थी उस टाइम पर। कितनी स्टेट थी, सिंपल 16 ही स्टेट्स थी, बस 16। और आज के टाइम पे कितनी है, कमेंट में बताना मुझे आज के टाइम पे कितनी है। तो जितनी भी ये 16 स्टेट थी, ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी थी, तो इन्हें काट काट कर छोटा कर दिया गया, और छोटा करके आज हमारी कितनी है मुझे बताना कमेंट में। वैसे मैं लिख देता हूँ 28 स्टेट है। ठीक है, तो इन्हें जो 16 है ये 28 स्टेट में बदल गई। ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसने यही बोला गया कि जो स्टेट है, अभी जो स्टेट्स है करंट की जो स्टेट्स हैं, उन्हें हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हमारे पास राइट है कि हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, उसके बाद हम जैसा करना है हम वैसे करेंगे, और मतलब इक्वल पार्ट वो करेंगे यार, एरिया के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम उसे डिवाइड करेंगे, और दोबारा उनकी बाउंड्रीज बनाएंगे, उसमें ये बोला गया। और सभी स्टेट को अपनी अपनी पावर दे देंगे। ठीक है, और जो ये स्टेट्स के जो हेड होंगे वो हमारे सेंट्रल पावर में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, बस
जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा बोला। ठीक है, और क्या बोला? ऑल द पावर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया वेयर ऑल आर इक्वल्स। ठीक है, देखो कितनी बार बढ़िया बात बोल दी। एक पॉइंट है हमारा प्रीएम्बल में, वो इसी फोर्थ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर लिया गया है। मुझे बताना कौन सा है, जैसे पता है कमेंट में मुझे बताना कौन सा है। ठीक है, ऑल द पावर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया की जितनी भी आज़ाद देश भारत की जितनी भी पावर होगी वो किससे मिलेगी, किससे आएगी वो सारी पावर? वो आएगी पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा बताओ, ये इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स ऊपर जाएंगे, हाई पोस्ट पर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द इलेक्शंस, बाय द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसमें बोला गया इनडायरेक्टली। वेयर ऑल आर इक्वल, जहाँ पर सभी लोग इक्वल होंगे, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी को इक्वल राइट्स है वोट देने का और सभी का वोट इक्वल है। ठीक है, ये इसमें बोला गया, इस पॉइंट में बेसिकली फोर्थ में यही बोला गया। और प्रीएम्बल में बताना मुझे फोर्थ पॉइंट कौन से वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है आपके प्रीएम्बल में। अच्छा, देयर इज़ एडिकेट सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, उसमें ये भी बोला कि जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो छोटे लोग हैं उन्हें हम एक अलग से कुछ बोलते हैं ना सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वो सेफ गार्ड आज के टाइम पे है क्या, मुझे बताना ज़रा क्या है? कुछ एक दो चीज़ें ऐसे नाम लिख देना। जैसे मैं एक तो आपको बता देता हूँ, जैसे रिजर्वेशन है ना, उन्हें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलता है। और भी दो तीन चीज़ें हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस को पता है। चलो अब आगे चलते हैं। दिस रिजोल्यूशन वॉज एनएनिमसली मतलब विदाउट एनी अगेंस्ट कमेंट, मतलब इस रिजोल्यूशन को बिना किसी विद्रोह मतलब कि भाई इसके अगेंस्ट में किसी ने नहीं बोला, सब इससे राजी थे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसे बोलते हैं एनऑनिमस। ठीक है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करा किसी ने भी, हाँ भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही चलेगा। एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 में ये सब हमने रिजोल्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लिए कि भाई साहब यही वाले रिजोल्यूशन होने चाहिए, यही वाले मेन पॉइंट्स, यही वाले कीवर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करने चाहिए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ये इसमें बोला गया। और सभी ने एक्सेप्ट कर लिया जितने भी मेंबर्स थे, और कोई भी इसके अगेंस्ट में किसी ने कमेंट नहीं करा। चलो अच्छा, कब कब एक्सेप्ट कराया गया ये याद रखना, डेट 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट करा गया। ठीक है, चलो अब देखो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। अच्छा, क्या क्या चेंजेस लाए गए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद? 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए? क्योंकि ये पहली बार जो भारत ने इंडिया एक्ट लाया था, इंडिपेंडेंस एक्ट लाया था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको पढ़ाया हुआ है, तो बताना मुझे कमेंट में क्या क्या था इसमें, मैं बता देता हूँ दोबारा। नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स ग्रेजुअली ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्या हुआ, जैसे चेंज इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो जितनी भी प्रिंसिपल स्टेट थी, जितनी भी हमने, अच्छा इन्हें प्रिंसिपल स्टेट को कितनी सीट्स अलॉट करी हुई थी कमेंट में बताना मुझे, इसी वीडियो में बताया मैंने आपको पीछे। ठीक है, तो जितने भी हमने सीट अलॉट की गई थी प्रिंसिपल स्टेट को, अब वो सारे के सारे वापसी आते हैं, सारे के सारे तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम तो आपके साथ मिलेंगे। किसे बोलते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई साहब हमें अपने साथ मिला लो, अब हम आपके साथ आना चाहते हैं। चलो जी ठीक है, मान लिया आप आने आते हो। अच्छा मुझे बताओ क्यों आना चाहते थे, अब क्यों आना चाहते थे? ये इसलिए आना चाहते थे क्योंकि अब इंडिया हो गया इतना बड़ा। सपोज करो मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि इंडिया का एरिया हम इतना मानते हैं, और एक जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल स्टेट होगी वो इतनी होगी या डॉट इतनी होगी, है ना। अब कोई इन पर अटैक करेगा, कोई ने अटैक करेगा, दूसरी कंट्री ने, मान ली बात किसी भी कंट्री ने अटैक करा और इसे अपने अंडर ले लिया, अब वो उनके उसमें चली जाएगी। तो इससे बढ़िया ये अपनी मन मर्जी से भारत के साथ आके मिल जाए, तो इसलिए भारत के साथ आके मिल गई थी। ठीक है, जिससे इन पर अटैक भी ना हो और ये पावरफुल भी हो जाएँ, और इन्हें एक अपनी पोस्ट भी बढ़िया मिल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जगह मिल रही थी इन्हें, जितने भी राज्य रजवाड़े के लोग थे ये सबको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जगह भी मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम इंडिया के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, वही इन्होंने करा। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स ग्रेजुअली जॉइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करा। आफ्टर द एक्सेप्टेंस of the Mountbatten Plan of 3 June
1947 फॉर द पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट टुक सीट्स इन द असेंबली ऑफ पाकिस्तान और इंडियन। ठीक है, अब ये क्या था, माउंट बैटन, मुझे बताना माउंट बैटन क्या है, मैंने आपको बताया था। लॉर्ड माउंट बैटन कौन थे, कमेंट में बताना। वीओ आए थे या फिर क्या थे, मुझे बताना। ठीक है, कमेंट में बताना माउंट बैटन कौन थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान क्या था, इसने भाई जाते जाते ये बोला था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो चाहे तो किसी स्टेट के साथ मिल जाएं, मतलब कि इंडिया के साथ मिल जाए या मिल जाए पाकिस्तान के साथ, या फिर वो मिलके कोई अपने अलग स्टेट बना ले। ठीक है, ये माउंट बैटन ने बोला था, ये उनकी मर्जी है कि कुछ भी कर सकते हो भाई, आप चाहो तो इंडिया के साथ मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और चाहो तो आप किसी के साथ भी ना मिलो, ये उसने बोला था। तो ये बात थी। तो फिर जो ये एक्सेप्ट कर लिया प्रिंसिपल स्टेट ने, बहुत सारे स्टेट्स, हम प्रिंसिपल स्टेट जो थी वो इंडिया के साथ मिल गई, और कुछ थी जो नहीं मिली। अब आगे देखते हैं, अब देखो उससे क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस हुए उससे हमारे, देखते हैं। असेंबली टू बी फुल्ली सोवरेन बॉडी, इट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैन अल्टर एंड एब्रोगेट एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अभी ये बोला गया, मतलब उस माउंट बैटन प्लान के बाद क्या चेंजेस आए वो बता रहे हैं कि ये असेंबली को परमिशन दे दी गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो भी लॉ आएगा, जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो इंडिया पे अब से लागू नहीं होंगे, इसमें ये बोला गया क्लियरली। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया, असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, कि असेंबली क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है अब से, कि वही लॉ बनाएगी, वही देखेगी कि अपने गवर्नेंस को कैसे चलाना है। मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हैज़ टू फंक्शंस। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी के टू फंक्शंस है, क्या क्या, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा लॉ बनाना, इनेक्टिंग एंड मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। पहले बात तो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपना है, सबसे पहले तो संविधान की जरूरत है ना कि भाई कैसे चलेगा देश, तो सबसे पहले संविधान ही बनाना अपना। दूसरा, उस संविधान को मद्देनजर रखते हुए लॉज बनाने, जिससे किसी को भी हानि ना हो, और किसी को हानि हो रही है तो उसे जस्टिस कैसे मिले। ठीक है, उसके लिए लॉ बनाएंगे। चलो, ये सारे काम किसके थे, लेजिस्लेटिव बॉडी। अच्छा, लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है हमारी, कमेंट करके बताना मुझे, इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, क्या नाम है लेजिस्लेटिव बॉडी का, बताया हुआ है मैंने पीछे, इसी वीडियो में बताया है। दीज टू फंक्शंस वर परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। ठीक है, और ये मतलब ये फंक्शन दोनों अलग अलग दिन पे परफॉर्म किए जाएंगे, मतलब कि जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो उसके लिए अलग डे, ये नहीं कि दोनों एक, जैसे कि भाई दोपहर तक हमने ये काम कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, अब शाम को हम लॉज बना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसमें बोला गया कि भाई साहब दोनों काम जो होंगे वो अलग अलग डे होंगे। जैसे कि सपोज़ करो कि आज हमने क्या कर लिया, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और कल परसों हमने बना लिया भाई लॉज बना लिए कुछ। ठीक है, तो ऐसे काम होगा, दोनों फंक्शन जो थे अलग अलग दिनों में परफॉर्म होंगे, एक दिन में नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 10 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। अब देखो इससे तो आपको हिंट मिल ही गई है, हिंट का आंसर ही मिल गया आपको पूरा। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट, और इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो पहला पार्लियामेंट बनती है, भारत का पहला पार्लियामेंट। ठीक है, डोमिनियन लेजिस्लेचर, और इसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनियन लेजिस्लेचर बोलते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। वेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट एज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट वॉज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जब काम करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब काम करती है, तो उसका हेड कौन करेगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसको जो हेड करने वाला इंसान है वो कौन होगा, वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और वेन एवर द असेंबली मीट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, मतलब कि जब भी वो क्या करेगी, लॉ बनाएगी, तो उस टाइम पे हेड कौन होगा, उस टाइम पे जो हेड होगा वो होंगे हमारे जीवी मवलंकर। ठीक है, जीवी मवलंकर होंगे पहले वाला हेड। कब, जब हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का फंक्शन होगा तब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हेड होंगे, ये ध्यान रखना। चलो, दीज टू फंक्शन कंटिन्यूड टिल 26 नवंबर 1949 व्हेन टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओवर। ठीक है, ये ध्यान रखना,
ये देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे मैं अभी आपको, कि ये जो दो फंक्शन है, ये क्या बोल रहा है कि जो दो फंक्शन है ये कब तक चलते रहे, ये चलते रहे भाई साहब आपके 19 बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 तक ये कंटिन्यू रहा। मतलब कि एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन लॉ बनाएंगे, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की बात करेंगे। तो ऐसा करके चलता रहा उनका कब तक, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। और ये ऐसा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, किसी को पता है? देखो मैं बता देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो साइन हुआ था। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने साइन करा था कि भाई ये हो गया पक्का, ये बन गया हमारा संविधान, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था। और इसी टाइम कुछ वो जो बहुत असेंशियल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसमें से लागू भी कर दिए गए थे। लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 26 जनवरी क्या होती है हमारी। कमेंट में बताना क्या होता है 26 जनवरी, कौन सा डे होता है, सभी को पता होगा, सभी कमेंट करके बताना फिर, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला, मुस्लिम लीग मेंबर्स मेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये बोला गया कि जो मुस्लिम मेंबर है भाई साहब तुम जाओ, माउंट बैटन प्लान की बात बता रहे हैं, क्या क्या बताया उन्होंने, ठीक है। तो माउंट बैटन प्लान में क्या बोला कि मुस्लिम लीग तुम जाओ, अब तुम अपने अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन, अब इनका पार्टीशन वगैरह हो गया था। आफ्टर द पार्टीशन सम एरियाज वर गिवन टू द पाकिस्तान एंड वेस्ट पंजाब। इंडिया का कुछ हिस्सा, जैसे कि एक थोड़ा वेस्ट का पार्ट दे दिया, ठीक है, थोड़ा वेस्ट का पार्ट दे दिया और थोड़ा ईस्ट का पार्ट दिया था। मुझे बताना वेस्ट में कौन सा पार्ट आ रहा था और ईस्ट में कौन सा पार्ट आ रहा था, और क्या जो हमारा ईस्ट का पार्ट है उसका आज के टाइम पे क्या नाम है, पाकिस्तान का जो ईस्ट का पार्ट था आज के टाइम पे उसका क्या नाम है, मुझे बताना कमेंट में। ईस्ट बंगाल, ठीक है, NWEF सिंध बलूचिस्तान, ये सारे के सारे पार्ट ये हमने पाकिस्तान को दे दिए। ये पहले इंडिया में थे, अब हमने पाकिस्तान को दे दिए, ठीक है। नाउ टोटल सीट रिड्यूस इन इंडिया एज, अब टोटल है जो हमारी पहले सीट थी, टोटल भारत में जितनी सीट थी वो थी 389, जो घटकर अब कितनी हो गई, जो घटकर हो गई अब 299 टोटल इंडिया के पास जो सीट्स बची। ब्रिटिश प्रोविंसेस स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंसेस स्टेट कितनी कितनी थी पहले सीट्स, उसमें 296 थी, उसमें घट के रह गई 229, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट में कितनी थी 93, अब घट के रह गई हमारे पास 70, ठीक है। तो टोटल जो सीट्स गई पाकिस्तान के पास वो गई 90 सीट्स वर गिवन टू द पाकिस्तान, टोटल सीट्स वॉज गिवन टू द पाकिस्तान वॉज 90 सीट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका वीडियो को मैं एक दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक नोट्स एकदम समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, मतलब कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने फॉर्म करी उसके क्या क्या फंक्शन थे और उसने क्या क्या काम करा। पहली बात तो ये, पहले भी मैंने लास्ट वीडियो अभी इसी टॉपिक में बताया, इससे पिछले वाले टॉपिक में क्या फंक्शन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कमेंट में बताना। अभी बताया पिछले टॉपिक में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखते हो अब क्या दूसरा काम करती है, ऑल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग फंक्शन, देखते क्या क्या है। इट रेक्टिफाइड द इंडियन मेंबरशिप्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द May 1949, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोला कि भाई साहब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कॉमनवेल्थ का गेम्स के पार्टी बन जाते हैं। जब ये ब्रिटेन था, कि ब्रिटेन से शुरू ही करा था, तो हम उस टाइम पे थे ब्रिटिश के अंडर में, तो हम उसका पार्ट थे। लेकिन जब हम अलग हो गए तो वो हमारी मर्जी है कि हम उसमें पार्ट ले या ना ले। ये किसने बोला था, ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक मेंबर ने बोला था, जिसका भी आप प्लान पढ़ के आ रहे हो ना, हाँ उसी ने बोला था, ठीक है। तो हमने ये करा कि चलो भाई हम इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। अब तो हमारी इंडिया क्या है, सॉवरेन कंट्री है, अब किसी की मर्जी नहीं जो हमें हाथ लगा दें, ठीक है। तो हम इसके पार्ट तो रहेंगे ही, ठीक है। हमने बोला कि चलो हम इसके मेंबर हैं, हम इसे मान लेते हैं। और हमने क्या करा दूसरा काम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा, ठीक है। कौन सी डेट को करा, ये डेट बहुत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट करा। फिर हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट करा अपना 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, एक नेशनल सॉन्ग भी हमने अडॉप्ट करा, कब, 24 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों तो हमने एक ही दिन, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों एक ही डेट को करा, ठीक है।
हमने नेशनल फ्लैग करा 22 जुलाई को, ये ध्यान रखना। अब देखो, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ये एक और चीज़ के थे, ये भी मुझे बताना किस चीज़ के थे, मैंने अभी अभी पढ़ाया पीछे वीडियो में ही, इसी में। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक तो हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और फर्स्ट हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। ठीक है, ऑफ इंडिया ऑन कब बने? 24 जनवरी 1950 को बने, जिस दिन हमारा क्या नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, टाइम टू मेड कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज 2 years 11 months and 18 days। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमारे संविधान को बनाने में जितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कितना टाइम? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, टू मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 lakhs। और उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो खर्चा आया था, वो कितना आया था? 64 लाख रुपए उस टाइम पर। सोच सकते हो, जिस टाइम आप चवन्नी अठन्नी लगा कर चलाते थे ना, उस टाइम पर 64 लाख रुपये का खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ। अच्छा, फाइनल कैसे हुआ, मुझे बताओ ज़रा, फाइनल कैसे हुआ? फाइनल ऐसे हुआ, क्योंकि मैंने अभी पीछे क्या बताया था आपको, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, 2 फंक्शन कर रही थी। कैसे कैसे? एक तो लॉ बना रही थी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम कर रही थी। तो जो उसका लास्ट सेशन हुआ, वो कब हुआ? इस डेट को हुआ, 24 जनवरी 1950 को उसका लास्ट सेशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने संविधान बना दिया और नए मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। ठीक है, हाउएवर डिड नॉट एंड, मगर ख़त्म नहीं हुआ, एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट। लेकिन प्रोविंशियल पार्लियामेंट के तौर पे वो काम करती रही फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं आई, तब तक उसने काम करता ही रहा। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और जब तक पहले इलेक्शन के बाद, जब पहले जनरल इलेक्शन हुए 1951 से 52 तक, टिल 17 अप्रैल 1952 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्टेड एज अ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं धीरे धीरे करके सारी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। पहले मैं अभी पॉलिटी ख़त्म करूँगा, 1 महीने के अंदर आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपकी ज्योग्राफी लेके आऊँगा, फिर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करा करो यार। आपके कमेंट से बहुत बढ़िया वो मिलता है हमें सपोर्ट। ओके, बाय।